कोविड के खिलाफ जंग में एक और बड़ा कदम। कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए कल से मुल्क में टीकों की निजी मराकज पर भी होंगी दस्तयाब। इसके साथ ही मरकजी सेहत सेक्रेटरी इस सिलसिले में रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के हेल्थ सेक्रेटरियों और सेहत के सीनियर अफसरान के साथ करेंगे मीटिंग। पाकिस्तान में इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का आज होगा फैसला। इमरान खान आज करेंगे तहरीक एतमाद का सामना। इमरान ने अपोजिशन लीडरों पर हॉर्स ट्रेडिंग का लगाया इल्जाम। मुल्क के अवाम से की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन मुजाहिरों की अपील। दहशतगर्दी के खिलाफ मोदी हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत भारत ने पाकिस्तानी दहशतगर्द हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को UAPA एक्ट के तहत करार दिया दहशतगर्द। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से गुजरात के दौरे पर। सदर जमहूरिया जिला नर्मदा में गुजरात हाई कोर्ट के जेर एहतमाम सालसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर कौमी कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। मुल्क को ग़िज़ाई क़िल्लत के मसले से पाक करने के लिए मरकज़ का बड़ा कदम। मरकज़ी काबीना ने सरकारी स्कीमों में इजाफी ग़िज़ाइयत वाले चावल की तक़सीम को दी मंजूरी। इस स्कीम को मुल्क भर में मार्च 2024 तक 4,270 करोड़ रुपए खर्च करके 3 मरहलों में किया जाएगा नाफिज। बीजेपी सदर JP नड्डा आज से हिमाचल प्रदेश के 4 रोजा दौरे पर। नड्डा आज शिमला में करेंगे रोड शो। रियासत में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। आपके रियासती सदर समेत 3 बड़े लीडर बीजेपी में हुए शामिल। भारतीय स्टार शटलर PV सिंधु और किदांबी श्रीकांत आज खेलेंगे कोरिया ओपन में अपने सेमीफाइनल मैच। सिंधु का मुकाबला सेमीफाइनल में कोरिया के एनसी यंग से, जबकि श्रीकांत का मुकाबला इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टे से। नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। हुकूमत ने अगले इतवार से निजी टीकों के मराकज़ पर 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोगों को कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक फराहम करने का फैसला किया है। वजारती सेहत के मुताबिक ऐसे तमाम लोग जो अपनी दूसरी खुराक के 9 माह मुकम्मल कर चुके हैं एहतियाती खुराक के अहल होंगे। वजारत के मुताबिक मुल्क में अब तक 15 साल से ज़्यादा उम्र के तकरीबन 96% लोगों को टीका लगाया जा चुका है और तकरीबन 83% ने दोनों खुराकें भी ले ली हैं। सेहत कारकुनान, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी 2 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा एहतियाती खुराकें दी गई हैं। 12 से 14 साल की उम्र के 45% बच्चों को भी वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। सरकारी टीका मराकज़ से जारी पहली और दूसरी खुराकें मुफ्त टीका प्रोग्राम के साथ साथ सेहत कारकुनान, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी दी जाएंगी। मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण आज रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के हेल्थ सेक्रेटरियों और सेहत के अहदेदारों के साथ मीटिंग करेंगे। इजलास में मुल्क में कल से शुरू होने वाले 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोगों को एहतियाती खुराक देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान में सियासत तेज हो गई है। वजीर आजम इमरान खान का असल इम्तिहान आज होना है, जहां वो फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। उनके पास पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं है और अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो उनकी शिकस्त तकरीबन यकीनी है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में भी मुनक़िद हुआ। काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली की तहलील को गैर कानूनी करार दिया था। अदालत ने अपने एक फैसले में कहा था कि डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद को गलत तरीके से मुस्तरद कर दिया और हुक्म जारी किया कि पार्लियामेंट का इजलास 9 अप्रैल को तलब किया जाए और वोटिंग भी कराई जाए।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से अपने खिताब में कहा कि उन्हें अफसोस है कि अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त खुलेआम हो रही है। उन्होंने कहा कि सियासतदानों के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, उन्हें भेड़ बकरियों की तरह होटलों में बंद करके उनकी कीमतें लगाई जा रही हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार भी किया। और नाजरीन, एक बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मोदी हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत भारत ने पाकिस्तानी दहशतगर्द हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को UAPA एक्ट के तहत दहशतगर्द करार दे दिया है। मोदी हुकूमत ने कौमी सलामती को मजबूत बनाने और दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अपने अज़्म पर जोर देते हुए ये बड़ा फैसला किया है। गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट 1967 के तहत मरकजी हुकूमत ने पाकिस्तानी दहशतगर्द हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को दहशतगर्द करार देने और उसका नाम मज़कूरा एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल करने का फैसला किया है। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हाफिज तलहा सईद दहशतगर्दों को भर्ती करने और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए फंड्स इकट्ठा करने के साथ साथ भारत और अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी मफादात पर हमलों की मनसूबाबंदी और उनको अंजाम देने में सरगर्म रहा है। हाफिज तलहा सईद समेत 32 लोग अब UAPA के तहत ऐलान करदा दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। इससे कबल इसमें लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद समेत 31 अफराद शामिल थे। लश्कर तैयबा को पहले ही UAPA के तहत दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका है। और आइए इसी खबर पर बात करते हैं अपने नामा निगार सुधाकर दास से। सुधाकर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का एक तरह से गढ़ है और शायद इसीलिए भारत ने पाकिस्तानी दहशतगर्द हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को UAPA एक्ट के तहत दहशतगर्द करार दे दिया है और ये कहा जा सकता है कि यकीनन ये दहशतगर्दी को रोकने के लिए कदम है। देखिए, बड़ा कदम है। एक तरह से मोदी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद को लेकर, उसका प्रतीक है। तो एक बड़ा प्रहार भी इस तरह के आतंकी संगठनों के ऊपर, इस तरह के इंडिविजुअल टेररिस्ट के ऊपर है। और देखिए रेशमा, आपको बता दूं कि 2019 में मोदी सरकार जब दोबारा वापस आई थी, गृह मंत्री अमित शाह बने थे, तो उस वक्त UAPA कानून में ये संशोधन किया गया था और एक टेररिस्ट को, इंडिविजुअल टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने का ये प्रावधान किया गया था। उसके बाद से ये 32वीं बार, ये 32वां व्यक्ति है जिसको डेजिग्नेट किया गया है, हाफिज तलहा सईद। और इसलिए भी क्योंकि ये लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। ये जो मौलवी विंग है लश्कर तैयबा का, पाकिस्तान से जो संचालित होता है, एक तरह से ISI जिसको सपोर्ट करती रही है, उसका प्रमुख है। और ये लगातार जिहाद के लिए लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है, खासतौर से भारत के भीतर, जम्मू कश्मीर में, अफगानिस्तान में। और उसके साथ साथ ही ये भी जिहाद भारत के खिलाफ दुनिया की किसी भी सरजमी पर अगर भारतीय हैं तो उनके खिलाफ आतंकी घटनाएं हो, उनके खिलाफ जिहाद हो, उसके लिए उकसाता रहा। तो उसके बाद भारत सरकार की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। और इसका मतलब ये है रेशमा की इसके जो अकाउंट है फ्रीज करने की बात हो, इसके खिलाफ दूसरे देशों में प्रतिबंध के लिए कहने की बात हो, तो ये तमाम कार्रवाइयां की जा सकती है। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कदम मोदी सरकार का आप कह सकते हैं। और लगातार जो आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, उसके एक तरह से जो परिणाम लगातार दिख रहा है, हमने देखा जम्मू कश्मीर में, चाहे सीमा पार से घुसपैठ की घटनाओं में कमी हो या आतंकी घटनाओं में जो वो नागरिक मारे जाते हैं, जो सुरक्षा कर्मी मारे, उसमें लगातार जो कमी आई है, जो एक नॉर्मलाइजेशन आ रहा है, इन कदमों की वजह से वो संभव हो पाया। तो ये भी एक लश्कर तैयबा के खिलाफ एक बड़ा कदम भारत सरकार, बिल्कुल एक बड़ा कदम है भारत सरकार की ओर से। आपसे पूरी तरह से हम समझना चाहेंगे इस बात को कि इसका जो नाम है 4th शेड्यूल में शामिल किया गया है, तो इसको हम आपसे समझना चाहेंगे कि 4th शेड्यूल कौन सा लिस्ट होती है। देखिए, UAPA कानून में अलग अलग प्रावधान है। 4th शेड्यूल में ये 1967 का UAPA कानून है, उसमें 2019 में संशोधन करके 4th शेड्यूल को जोड़ा गया था। उस शेड्यूल में इस तरह के जो आतंकवादी होते हैं
उनको डेजिग्नेट किया जाता है कि, और देखिए कई बार क्या होता था कि विदेशों में भी आतंकियों के खिलाफ हमारे पास तमाम सबूत होते थे, लेकिन हम अगर किसी विदेशी हुकूमत से उन कहते थे कि इस आतंकीवादी के खिलाफ या उसके फंड को रोकने के लिए कार्रवाई कीजिए, तो वो कानूनी प्रावधानों का बहाना बनाते थे। तो अब एक भारत के पास सशक्त कानून है जिसमें एक टेररिस्ट को डेजिग्नेट किया जाता है। ये एक बड़ी बात हुई, और 2019 में जब ये कानून बना था उसके बाद से अब तक अब हाफिज तलहा सईद को अगर जोड़ दे तो ये 32वां व्यक्ति है। 32 लोग, इससे पहले उसके बाप हाफिज सईद को भी डेजिग्नेट टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है। 26/11 की घटना में शामिल तमाम आतंकियों को भी डेजिग्नेट टेररिस्ट बनाया जा चुका है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है। और 5वीं अनुसूची जो होती है यूएपीए कानून में, उसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को घोषित किया जाता है, आतंकी संगठन को, और उसमें लश्कर तैयबा पहले से प्रतिबंधित संगठन घोषित है। बिल्कुल, पाकिस्तान को भी इस बारे में इस वक्त सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम मालूमात के लिए। फिलहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से गुजरात के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया आज नर्मदा ज़िला के एकता नगर में गुजरात हाई कोर्ट के ज़ेर एहतमाम सालसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। साथ ही सदर जमहूरिया 10 अप्रैल को पोरबंदर के माधवपुर में माधवपुर गिड़ मेला 2022 का भी इफ्तिताह करेंगे। और मरकजी काबीना ने ख़वातीन और बच्चों को ग़िज़ाई क़िल्लत से बचाने के लिए अवामी तक़सीम के निज़ाम के ज़रिए फ़राहम किए जाने वाले चावल को ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाने का फ़ैसला किया है। सेक्रेटरी फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सुधांशु पांडे ने कहा कि चावल को ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाने पर सालाना 2700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसे 2024 तक मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया जाएगा। इस स्कीम को 3 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। पहले 2 मरहलों में तकरीबन 175 लाख मीट्रिक टन ग़िज़ाइयत से भरपूर चावल खरीदे जाएंगे। फोर्टिफाइड राइस की हम बार बार बात कर रहे हैं, ये कितना अहम हो जाता है भारत जैसे देश में। बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन अभी भी वो इन माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से, स्पेशली जो अर्ली चाइल्डहुड होती है, वहाँ से बच्चों की ग्रोथ इम्पैक्ट होती है। जो बहुत सारे ग्लोबल एविडेंसेस हैं और कुछ इंडियन एविडेंसेस हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे है इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने का। तो और करीब 65% आबादी जो है उसका प्रेफर्ड फूड जो है वो राइस है। तो एक बहुत आसानी से इस माध्यम से आप उस बड़ी पॉपुलेशन को कवर कर सकते हैं और उसकी हेल्थ में मॉल न्यूट्रिशन के लेवल में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सर, स्केल जो बात कर रहे हैं हम बार बार, कितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड फेजेस में, हम लोग कितना मीट्रिक टन का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कितना इसका प्राइस का जो होता है जो स्केल ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो कितना हो सकता है? देखिए, जो इसकी फ़ेज़ 1 है जिसमें ICDS एंड PM पोषण प्रोग्राम कवर होते हैं, उसमें करीब 35 से 40 लाख मीट्रिक टन राइस डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो सेकेंड फेज़ है जो इस साल है, उसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों इंक्लूडेड हैं, वो करीब 175 लाख मीट्रिक टन। और जब पूरा PDS हम कवर करेंगे तो उसमें करीब 350 लाख मीट्रिक टन राइस कवर होगा। क्या फाइनेंसेस इसका क्या होगा, क्या हम लोग इकोनॉमी ऑफ स्केल देख पाएंगे इसमें? इसके इकोनॉमी स्केल से ये फ़ायदा हुआ है कि जब पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है तो इसकी कॉस्ट जो है बहुत नॉमिनल है। जो आप समझ सकते हैं कि जस्ट ओवर 1% ऑफ द टोटल फूड सब्सिडी, करीब 2700 करोड़। सर, हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारे जितने भी लोग हैं जो खासतौर से इनको ज़रूरत है, उन कब तक 24 या कब तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रोल आउट हो जाएगा? ये 24 तक पूरा प्रोग्राम रोल आउट हो जाएगा और इसका इवैल्यूएशन कंकरेंट होगा, जिससे कि हमें पता चलता रहेगा कि इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन होने के साथ साथ क्या सुधार जो हमने उम्मीद की थी वो हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। तो ये थे सेक्रेटरी सुधांशु पांडे जो बता रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट है फोर्टिफाइड राइस, और खासतौर से इस वक्त। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज से हिमाचल प्रदेश के 4 रोजा दौरे पर हैं। 4 रियासतों में हालिया इंतखाबात में कामयाबी के बाद जेपी नड्डा पहली बार हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। बीजेपी सदर आज शिमला में रोड शो में हिस्सा लेंगे और एक जलसा आम से भी खिताब करेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा आइंदा असेंबली और शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए पार्टी कारकुनान से मुलाकात भी करेंगे। हिमाचल में ही आम आदमी पार्टी के सदर अरविंद केजरीवाल के रोड शो के 2 दिन बाद हिमाचल में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरों ने केजरीवाल का साथ छोड़कर बीजेपी की शमूलियत इख्तियार कर ली है। एक तरह से आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में इंतखाबात से पहले ही सफाया हो गया है। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के सदर अनूप केसरी, तंजीम के जनरल सेक्रेटरी सतीश ठाकुर और ऊना के सदर इकबाल सिंह को बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में रिहाइशगाह पर इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने बीजेपी में शामिल किया। आम आदमी पार्टी के हिमाचल सदर और जनरल सेक्रेटरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी को बड़ा धचका लगा है। आदरणीय अनूप केसरी जी जो आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हैं, माननीय सतीश ठाकुर जी जो आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, माननीय इकबाल सिंह जी जो हिमाचल प्रदेश में ऊना विधानसभा के वहाँ के अध्यक्ष हैं, इन सभी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। एक तरफ देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो अपने आप को आम आदमी पार्टी की बात करते हैं लेकिन अपने कार्यकर्ता की ही अनदेखी करते हैं। जिन लोगों ने 8 वर्षों से ज़मीन पर अपना पसीना बहाया, वहाँ पर पार्टी को खड़ा किया, लेकिन उनको अपने रथ पर भी खड़ा करने का 1 मिनट का समय नहीं दिया। जिन लोगों ने पसीना बहाया पार्टी को बनाने के लिए, उनको चलता किया, बनता किया, दिखे कौन रथ पर? दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री। और हिमाचली अपना अपमान कभी नहीं सहन करता है और यही शायद आम आदमी पार्टी के हिमाचल के अध्यक्ष अनूप केसरी जी और महामंत्री सतीश ठाकुर जी, इकबाल जी सब ने मिलकर ये तय किया है कि हिमाचल के स्वाभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आने वाले पीर यानी 11 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक की 440 शाखों और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुल्क भर में 100 शाखों में शुरू होगी। यात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त को खत्म होगी। और हैदराबाद एयरपोर्ट को अब वुसअत दी जा रही है, जिसके बाद मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश 34 मिलियन से तजावुज कर जाएगी। यही नहीं बल्कि इस हवाई अड्डे पर मुल्क की पहली JSC टनल बनाई गई है, जिसे ज़मीनी खदमात में तेजी आएगी और साथ ही कार्बन के अखराज की सालाना बचत तकरीबन 7,000 टन होगी। हमारे नामानिगार मेघना देव ने हैदराबाद के हवाई अड्डे पर मुल्क की पहली ऐसी सुरंग का जायजा लिया। अभी मैं मौजूद हूँ हैदराबाद एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट पर शायद ही किसी ने कभी एक टनल देखी होगी, लेकिन मैं अभी मौजूद हूँ हैदराबाद एयरपोर्ट में। इस टनल के अंदर जो टनल तकरीबन 600 मीटर लंबी है, अगर इसके अप्रोचिंग रैम्प्स और बाहर निकलने के रैम्प्स को जोड़ें तो 600 मीटर से भी अधिक लंबी ये टनल है। और इसके ऊपर से अभी इसी समय हवाई जहाज़ टेक ऑफ कर रहे हैं और ये एक अपने में अनोखी टनल है, क्योंकि देश में ऐसी पहली टनल बनाई गई है किसी एयरपोर्ट पर जिससे कि व्हीकुलर मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्विफ्ट हो सके। अहम बात यह है कि इसके कई फीचर्स हैं जिससे कि इसको सस्टेनेबल बनाने की भी कोशिश की गई है। फायर सिक्योरिटी को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर जिस किस्म का प्लास्टर इस्तेमाल किया गया है वो बेहद फायर रेजिस्टेंट है और इस
इसकी अगर खूबी देखें तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है इसका, अगर करीब से नज़र डालें तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फायर रेजिस्टेंट है। उसके अलावा अगर हम देखें तो वाटर क्लॉगिंग की जो समस्या है वो अक्सर नज़र आती है जब हम टनल्स की बात करते हैं, अंडर पासेस की बात करते हैं, अंडर ब्रिज की बात करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 60,000 लीटर के अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए गए हैं इस टनल के अंदर, जिसमें वाटर स्टोर किया जा सकेगा और उसके बाद ट्रीट करने के बाद फिर से उस पानी को इस्तेमाल किया जा सकेगा। 14 सीसीटीवी कैमरास इस टनल के अंदर लगाए गए हैं ताकि जो व्हीकुलर मूवमेंट है उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जा सके। ग्राउंड सपोर्ट ऑपरेशंस होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, पैसेंजर कोचेस होते हैं जो टर्न अराउंड ऑफ फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सभी का जो समय है और इन सभी चीज़ों में बचत नज़र आएगी, जिससे कि साफ तौर पर फ्यूल कंजम्पशन, लोगों का जो समय है और उसके साथ ही एफिशिएंसी को और ज़्यादा गति मिलेगी। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज़, हैदराबाद। और बरतानिया ने यूक्रेन को इजाफी 100 मिलियन पाउंड की फौजी इमदाद देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने जर्मन चांसलर से मीटिंग के बाद ये ऐलान किया है। बोरिस जॉनसन ने जर्मन चांसलर के साथ मीटिंग के दौरान जिन उमूर पर तबादला ख्याल किया उनमें रूस पर तवानाई के इन्हिसार को कम करना भी शामिल है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने यूक्रेन के एक रेलवे स्टेशन पर मुबैना रूसी हमले के दौरान शहरियों की हलाकत के वाक़े की सख्त अल्फाज में मसम्मत की है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से जायद मकानात की तामीर की जा चुकी है। ये कहना है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए 1.95 लाख करोड़ रुपए की मरकज़ी इमदाद भी दी जा चुकी है। और साथ में यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि गरीब की झोपड़ी पर बुलडोज़र नहीं चलाया जाएगा, यानी हर तरह से गरीबों का ख्याल रखा जाएगा और इस योजना के तहत सभी को फ़ायदा भी मिलेगा। और नाज़रीन, इसी अखबार की एक और सुर्खी है, आपको बता दें कि केतांजी ब्राउन जैक्सन, जी हाँ ये नाम है अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की पहली सियाह फाम खातून जज का। और इस खबर को बहुत नुमाया तौर पर अखबार ने शाये किया है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। इनकलाब की जो सुर्खी है उसमें बताया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रमज़ान शरीफ हमारे साथ हैं, इसकी बरकतें और रहमतें हमारे साथ हैं और इसी की बरकतों की वजह से ही मस्जिदें आबाद हो चुकी हैं, बाज़ारों में चहल पहल है और सभी के चेहरों पर रौनक भी नज़र आ रही है। जी हाँ, कोरोना के बाद अगर देखा जाए तो बाज़ारों में तकरीबन 2 साल के बाद ये रौनक नज़र आ रही है और मस्जिदें भी आबाद हो चुकी हैं और हर तरह से इंसान इससे फैज़याब हो रहा है। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब के ही आलमी सफ़े पर। ये ख़बर है कि दुनिया भर में खुराक की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं, ये कहना है अक़वाम मुत्तहिदा का। और इसी सफ़े पर एक और ख़बर है कि यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर रूस का रॉकेट हमला हुआ है, जिसमें 30 अफराद हलाक हो चुके हैं। यूक्रेनी रेलवे हुक्काम ने कहा है कि रूसी फ़ौज के रॉकेट हमलों के वक्त हज़ारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल होने के लिए स्टेशन पर ही मौजूद थे। और आइए नज़र डाल लेते हैं अब इसी अखबार के स्पोर्ट्स के सफ़े पर। यहाँ पे ख़बर है कि मुंबई जीत का खाता खोलने के लिए पूरी तरह से बेताब नज़र आ रही है और पे दर पे 3 मुकाबलों में शिकस्त से मुंबई के हौसले पस्त, वापसी के लिए बेंगलुरु के ख़िलाफ़ मजमूई तौर पर बेहतर कारकर्दगी की इस वक्त ज़रूरत है। और नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है कि अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल में रूस की रुकनियत मुअत्तल हो चुकी है और क्रिमिनल अपने मफादात का दिफा ज़रूर करेंगे। और इसी सफ़े पर एक और सुर्खी है कि सऊदी वली अहद का मस्जिद क़बा के लिए शाह सुलेमान तौसी मंसूबे का ऐलान हो गया है और ये एक अच्छी और खुश आइंद खबर है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की तरफ लौटते हैं।
चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन को महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माता महागौरी की आज पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से खुशहाली हासिल होती है। माँ के दर्शन करने के लिए मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों का हुजूम है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ लोग पूजा अर्चना भी मंदिर में करते हुए नजर आ रहे हैं। और नाज़रीन, खेल की खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को दिलचस्प मुकाबले में 6 विकेटों से शिकस्त दी। IPL 2022 के 16वां मैच में गुजरात ने आखिरी ओवर में 19 रन बनाकर सीजन की अपनी मुसलसल तीसरी जीत दर्ज की है। हार्दिक पांड्या के जेर क़यादत गुजरात की टीम ने पंजाब के 190 रनों के हदफ को 4 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। जीत के साथ ही टाइटंस की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। गुजरात की जानिब से सिमरन गुल ने सबसे ज्यादा 96 रन बनाए, जबकि राहुल तेवतिया ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर मैच खत्म किया। IPL के पहले मैच में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दोनों क्लब सीजन के अपने पहले पॉइंट्स हासिल करने के लिए पुरअज़्म हैं। चेन्नई सुपर किंग्स अपने पहले 3 मैच हार चुकी है। दूसरी जानिब सनराइजर्स हैदराबाद भी अपने दोनों मैच हारने के बाद पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। दूसरे मैच में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। रोहित शर्मा की जेर क़यादत मुंबई इंडियंस इस सीजन में अब तक जीत का खाता नहीं खोल पाई है। मुंबई को अब तक 3 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वहीं बेंगलुरु की टीम मुसलसल 2 मैच जीतकर अच्छी फॉर्म में है। और अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।